दोस्तों, जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि हमारा क्लास 10 का हमारा साइंस और मेरे दोस्तों हमारा हिंदी का पेपर पूरी तरह से लीक हो चुकी है। हाँ भाई, ये क्या होती है ना कि एक स्टूडेंट्स को अगर मिल जाती है तो वो कोरोना वायरस की तरह पेपर को शेयर कर देते हैं। खैर, ये पेपर तो लीक नहीं हुई है मेरे भाई, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि मस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी मेरे दोस्तों। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है, तो आप लोग सही तरीके से एक बार देखें। मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से नंबरिकल आए थे। सारा वो प्रश्न मेरे भाई मैं आप लोगों को पूरी बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखकर समझिए और हमारे पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? याद रखना है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। आपसे पूछा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसको शामिल करते हैं? व्यष्टि का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक व्यक्ति की इकाई। याद रखना है, व्यक्तिगत मूल्य के निर्धारण, छोटे छोटे इकाई। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कल मैंने आप लोगों को देखा मेरे भाई कि हमारा जो कॉमर्स और हमारा साइंस का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो थोड़ा सा लेंदी था, ठीक ना। तो डोंट वरी, आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर वो भी पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उसको देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की जो हमारा केंद्रीय समस्या है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि क्या है। तो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलता प्रयोग, आर्थिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका क्षेत्र हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाती है। तो उस वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र। क्या नाम है मेरे भाई? उत्पादन संभावना वक्र। और आज ही शाम 4 बजे मैराथन क्लास होगी, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे मैराथन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उनको प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करके शाम 4 बजे आना ना भूले मेरे दोस्तों। याद रखना है हमारा मैराथन क्लास में, जहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मेरे दोस्तों मैंने ये चिल्ला के बताया था, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता हमारा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपयोगिता का संबंध होता है। जो हमारा उपयोगिता है इसका संबंध आखिर किससे है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो उपयोगिता का संबंध होती है मानव आवश्यकता की पूर्ति से, यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का पूछा गया था कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम को। D2 जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है, शून्य होता है। एक बार पेपर मिलाकर देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन आखिर किसका फलन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर उत्पत्ति के साधन का। क्या मेरे भाई? उत्पत्ति के साधन का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अब आपसे पूछा गया है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसके आपका मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखना व्यक्तिगत लाभ, अव्यक्तिगत लाभ, सामान्य लाभ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है सर, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आपसे स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चा माल की जो लागत होती है ना, ये हमारा स्थिर लागत के अंतर्गत नहीं आती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं आज शाम 4 बजे, तो मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आप लोगों को सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे क्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती है? तो बाजार में बेचने के लिए जो तैयार हो जाती है मेरे दोस्तों, उस कीमत को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ति, सप्लाई कहते हैं। क्या मेरे भाई? सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि वस्तु किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है। किसी भी वस्तु की जो मूल्य होती है वह निर्धारित होती है। आखिर किस चीज पे निर्धारित होता है? तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13वें के पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र क्या खिसका जाता है। पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगी ना मेरे दोस्तों तो लोग कम से कम कार को खरीदेंगे, यस या नो। तो बाएं तरफ, क्या मेरे भाई, बाएं तरफ। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन कि ऐसा ही क्वेश्चन आ गया और आप लोग D2 मेरे भाई वैसे ही छप दिया यहाँ पे। देखिए क्या था कि कौन सही है, तो बताएंगे सर ये स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वो आपका चित्र दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र किस बाजार को दर्शाती है। तो बताएंगे सर जहाँ पे इक्वल हो MR और AR, याद रखना है, जहाँ पे इक्वल हो हमारा MR और AR उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक अधिकार बाजार। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव को भी देखना अति आवश्यक है। आपको बताना है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, आखिर क्या प्रदर्शित करती है, पूर्ति लोचदार मांग। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। अस्थायी पूंजी के जो हमारा उपभोग है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो बताएंगे हमारा, याद रखना है, मूल्यह्रास। क्या होगी, मूल्यह्रास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। ये कहने वाला था हमारा सेपीरो। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं सर। द्वितीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग किनको सम्मिलित रखते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर, याद रखना है हमारा क्या हो जाएगी द्वितीय सम्मेलन में, तो विनिर्माण। क्या हो जाएगी, विनिर्माण। बाकी जो हमारा बैंकिंग है ये तृतीय क्रियाकलाप है, बीमा तृतीय क्रियाकलाप है, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है ना, इसकी कौन सी कठिनाइयाँ हैं, दोहरे संयोग का अभाव। याद रखना क्या हो जाएगी, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन की कठिनाइयाँ, सामान्य स्वीकार्य मूल्य का माप अभाव। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि मौद्रिक नीति का संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पूछा गया है कि मौद्रिक नीति का जो संबंध है वह किससे है। तो मौद्रिक नीति का जो संबंध होती है ना, खुले बाजार की क्रियाओं से है। किससे मेरे भाई, खुले बाजार की क्रियाओं से है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22 है सर, केन्स का गुणांक किनके बीच संबंध को स्थापित करता है। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था डेल्टा आई, वाई अपन डेल्टा आई, मैंने बताया था या नहीं। ये हमारा आय और उपभोग क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना। ये हमारा बताता है क्या, सॉरी ये निवेश और आय के बारे में बताता है। आई एम रियली सॉरी भाई, ये निवेश और आय के बारे में बताते हैं, उपभोग के बारे में नहीं बताते भाई, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। समस्त मांग का प्रमुख घटक है। आपसे पूछा गया है कि समस्त मांग का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, तो बताएंगे सर, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपसे एक सूत्र पूछा गया था और फॉर्मूला से रिलेटेड नंबरिकल का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबरिकल से संबंधित आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों, सब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, गुणांकों को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तो बताएंगे सर के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपन डेल्टा वाई, जैसे हम लोग किन्स का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, किन्स का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ से एक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था जो बहुत ही इजी था। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था जो बहुत ही इजी था मेरे दोस्त, याद रखना है। एमपीसी इक्वल टू 0.5 और प्रारंभिक विनियोग अगर 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि क्या है। मेरे भाई अभी आप लोगों को मैंने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, यस या नो। ये फॉर्मूला के माध्यम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना है 200 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। न्यून मांग को ठीक करने के निम्न में से कौन उपाय है। न्यून मांग को ठीक करने का जो उपाय होती है ना, वो उपाय यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, तो बताएंगे सर राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। तो विकास अगर करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो याद रखना है उसके लिए आपको घाटे का बजट, विकासशील के लिए घाटे का बजट याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। 29 ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है क्या कहलाता है। तो बताएंगे सर राजस्व व्यय,
राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं सर, बजट में हो सकता है। अच्छा, बजट में क्या होती है भाई? तो बजट में होता है सर हमारा राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा और प्राथमिक घाटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मेरे भाई? डी इज ड करेक्ट आंसर। आते से 30 पे पूछा गया था व्यापार संतुलन। अभी जस्ट आपके पेपर में यही क्वेश्चन आए थे, अभी साइंस का एग्जाम हुआ, साइंस और कॉमर्स वालों के एग्जाम हुए थे, वहाँ पे D2 यही क्वेश्चन छाप दिया मेरे भाई कि व्यापार संतुलन, जो व्यापार संतुलन है वो किसके साथ माइनस करने से निकलता है। मैंने बताया था कि निर्यात को याद रखना है, मैंने बताया था निर्यात को आयात से मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा व्यापार संतुलन निकल जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सब्जेक्टिव में। देखिए सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन था मेरे भाई कि उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि अंतिम वस्तु क्या है। तीसरा क्वेश्चन था कि साधन आय क्या है। चौथा क्वेश्चन था हमारा कि सीमांत लागत क्या है। पांचवा क्वेश्चन था आपका कि बजट को परिभाषित करें। छठा क्वेश्चन था आप लोगों का याद रखना है प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। व्यापार संतुलन की परिभाषा दें। ये क्वेश्चन था आपका 2-2 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स का था अस्थापन्न वस्तु और पूरक वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। मांग के नियमों के क्या अपवाद है, ये आपसे पूछा गया था। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, ये भी पूछा गया था। मुद्रा का कार्य क्या है, ये भी पूछा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, यह भी आपसे पूछा था। प्रगतिशील कर के गुणांक क्या है, यह भी पूछ लिया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन था मेरे भाई कि गुणांक क्या है, यह एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट करें। बाजार, अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सुनिए, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, देखना नहीं भाई। पूछा गया कि मांग के नियम की क्या मान्यता है, बाजार की प्रमुख विशेषता बताएं, केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण की विधि का उल्लेख करें, और एक था आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। बाकी एक क्वेश्चन दिया था आपका न्यूमेरिकल का जो 5 मार्क्स का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फाइनली मेरे भाई न्यूमेरिकल का वीडियो में अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोग तैयार है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।